नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र के असाइनमेंट चतुर्थ जो माह दिसंबर का है के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा उद्देश्य यह वीडियो बनाने का केवल एकमात्र है कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए सहायक सामग्री और शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाए जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक या किसी तरह से कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का किसी भी रूप से व्यावसायिक नहीं है। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। दिसंबर माह के चौथा असाइनमेंट है यह इस वर्ष का, जो विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं का है। इसके अंतर्गत असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय कौन कौन सी समस्याएं थी, वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत के विभाजन के लिए यह आधार तय किया गया था कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक में हैं वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। लेकिन व्यवहार में इस विभाजन में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जो कि निम्नानुसार है। पहला था मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का निर्धारण करना। भारत में दो इलाके ऐसे थे जहां मुस्लिमों का या मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह पर किया जाए। अतः फैसला यह हुआ कि पाकिस्तान के दो इलाके शामिल होंगे, पहला पूर्वी पाकिस्तान होगा और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान होगा। यहाँ पश्चिमी लिखना छूट गया है, उसे आप लोग लिख लेंगे। इनके मध्य में भारतीय भूभाग का बहुत बड़ा हिस्सा विस्तार किया जाएगा। दूसरा बिंदु था प्रत्येक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने के लिए राजी करना। मुस्लिम बाहुल्य हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो ऐसा भी नहीं था, विशेषकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जिसके नेता खान अब्दुल गफार खान थे, जो द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ थे। मतलब खान अब्दुल खान जो थे, उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, वह भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। अंततः उनकी आवाज की अनदेखी कर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में मिलाया गया। तीसरा बिंदु है पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। तीसरी कठिनाई यह थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला यह हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा तहसील को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इन दोनों प्रांतों का धार्मिक आधार पर बंटवारा विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी थी। चौथा बिंदु है अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। ये लोग इस तरह से सांसद में थे जैसे कि यह बात साफ हुई कि जैसे कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। हर हाल में अल्पसंख्यकों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा। इस प्रक्रिया में उन्हें हर तकलीफ, कत्ल, स्त्रियों से जबरन शादी, उन्हें अगवा करना, बच्चों का माँ बाप से बिछड़ जाना, अपनी संपत्तियों को छोड़ना आदि त्रासदी झेलनी पड़ी थी। इस तरह विभाजन में सिर्फ संपत्ति, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि इसमें दोनों समुदाय हिंसक अलगाववाद के शिकार भी हुए थे। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्व सामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षाओं और कल्पनाओं से एक सूत्र में बांधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, भारत की एक राष्ट्र के रूप में विशेषता। भारत की एक राष्ट्र के रूप में प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम।
मातृभूमि से प्रेम प्रत्येक राष्ट्र का स्वाभाविक लक्षण एवं विशेषता मानी जाती है। एक ही स्थान या प्रदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वे आपस में एक भावना के अंदर बंध जाते हैं। भारत से लाखों की संख्या में लोग विदेश में जाकर बस गए, लेकिन मातृभूमि से प्रेम करना के कारण वे सदा अपने आप को भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। दूसरा बिंदु है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता भी एक राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करती है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित प्रदेश में रह जाता है तो उसे उस प्रदेश से प्रेम हो जाता है, और यदि उसका जन्म भी उसी प्रदेश में हुआ तो वह प्यार की भावना और तीव्र हो जाती है। तीसरा बिंदु है सांस्कृतिक एकरूपता। भारतीय संस्कृति इस देश को एक राष्ट्र बनाती है। यह विभिन्नता में एकता लिए हुए है। इस संस्कृति की अपनी पहचान है। लोगों के अपने संस्कार हैं, छोटा बड़ों का आदर करते हैं। वैवाहिक बंधन, जाति प्रथाएं, सांप्रदायिक सद्भाव, सहनशीलता, त्याग, पारस्परिक प्रेम, ग्रामीण जीवन का आकर्षण वातावरण इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में अधिक सहायक रहा है। चौथा है सामान्य इतिहास। भारत का एक अपना राजनीतिक आर्थिक इतिहास है। इस इतिहास का अध्ययन सभी करते हैं और इसकी गलतियों से छुटकारा पाने का प्रयास समय समय पर सत्ताधारियों, सुधारकों, धर्म प्रवर्तकों, भक्त और सूफी संतों ने किया है। पांचवा बिंदु है सामान्य हित। भारत राष्ट्र के लिए सामान्य हित महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हित समान हो तो उनमें एकता की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। 8वीं शताब्दी में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के विभिन्न राज्य आपस में संगठित हो गए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। छठवां बिंदु है संचार के साधनों की विभिन्न भूमिका। भारत एक राष्ट्र है। इसकी भावना को सुदृढ़ करने के लिए जनसंचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया आदि भी भारत को एक राष्ट्र बनाने में योगदान दे रहे हैं। सातवां और अंतिम बिंदु है जन इच्छा। भारत एक राष्ट्र के रूप में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व लोगों में राष्ट्रवादी बनाने की इच्छा भी है। मैजिनी ने लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार बनाया था। हमने इसमें 7 बिंदु दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जितने बिंदु चाहें वह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। हरित क्रांति का अर्थ सर्वप्रथम है हरित क्रांति से अभिप्राय कृषिगत उत्पादन के तकनीकों को सुधारने तथा कृषि उत्पादन में तीव्र या तेजी से वृद्धि करने से है। हरित क्रांति के तत्व। हरित क्रांति के 3 तत्व हैं। पहला, कृषि में निरंतर विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है दोहरी फसल का उद्देश्य। तीसरा है अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कृषि क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक और अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह हरित क्रांति का अर्थ है सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले किस्म को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर उत्पादन बढ़ाना। मतलब कृषि उत्पादन में नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए किसी कार्य में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम। हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। दूसरा बिंदु है हरित क्रांति के कारण कृषि के मंझोले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों को लाभ हुआ। इन्हें बदलावों से फायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में यह प्रभावशाली बनकर उभरे। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम भी हुए जो निम्नलिखित है। इस क्रांति से गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल परिस्थितियां बन गई। मतलब गरीब और अमीर की जो खाइयां थी वह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरा नकारात्मक पहलू था इसके समाज में विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों में बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ, जबकि बाकी इलाकों की खेती के मामले में पिछड़े रह गए थे। अगले प्रश्न का उत्तर है आर्थिक नियोजन के लाभ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है आर्थिक नियोजन के लाभ निम्नलिखित हैं।
पहला, सामाजिक लाभ को प्राथमिकता। आर्थिक नियोजन सदैव सार्वजनिक और सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी वर्गों को समानता की दृष्टि से ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। निर्धन वर्ग को भी न्यूनतम आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। दूसरा बिंदु है प्राप्त साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। आर्थिक नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है जो देश में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम और अधिकतम उपयोग से आर्थिक विकास को योजना तैयार करना होता है। इसमें सीमित साधनों का सार्वजनिक हित हेतु सबसे अधिक और सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है और विकास की स्थिति बनी रहती है। अगला बिंदु है केंद्रीय नियोजन सत्ता की प्रमुखता। किसी देश का संतुलित आर्थिक विकास तभी संभव होता है जब उसका संचालन एवं नियंत्रण एक केंद्रीय नियोजन अधिकारी या संस्था के हाथ में होता है। इससे देश की प्राथमिकता के निर्धारण और उनकी पूर्ति के लिए समयबद्ध योजना का चयन करके उसका क्रियान्वयन की प्रक्रिया व संचालन की सुविधा होती है। भारत में योजना आयोग की स्थापना इसी आर्थिक नियोजन के लाभ के उद्देश्य से की गई थी। अगला बिंदु है निश्चित एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसमें योजनाओं और उससे संबंधित आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे समय सीमा में निर्धारित लक्ष्य और प्राथमिकता को पूरा करने में मदद मिलती है। अगला और अंतिम प्रश्न है असाइनमेंट का, पूंजीवादी और समाजवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है तुलना के आधार, पूंजीवादी और समाजवादी। अर्थ सबसे पहले जान लें हम। पूंजीवादी देश में प्रचलित उस आर्थिक व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां व्यापार और उद्योग पर निजी या कॉर्पोरेट का स्वामित्व होता है। मतलब पूंजीवाद में किसी निजी लोगों का स्वामित्व होता है। उसी के विपरीत समाजवाद में जिस आर्थिक संरचना में सरकार का स्वामित्व और देश की आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण होता है उसे समाजवाद कहा जाता है। मतलब समाज पर जो स्वामित्व और नियंत्रण होता है वह सरकार का होता है। आधार में बता दूं, पूंजीवाद में व्यक्तिगत आधार होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य किया जाता है, जबकि समाजवाद में सरकार के द्वारा सभी के हितों के और समानता के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। उत्पादन के साधन के अंतर्गत पूंजीवाद में निजी स्वामित्व होता है, जबकि समाजवाद में सामाजिक रूप से स्वामित्व होता है। इसी प्रकार सरकारी दखल, पूंजीवाद में किसी तरह का कोई सरकारी दखल नहीं होता, दखल अंदाजी या हस्तक्षेप नहीं किया जाता, जबकि समाजवाद में सरकार के द्वारा सभी कुछ निर्धारित और तय किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इस चैनल की जानकारी अन्य बच्चों तक भी प्रसारित करें ताकि अन्य बच्चे भी इस चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।